हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर पर। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंपनी का शासन, जो कि 1773 से लेकर के 1853 तक चला, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर अधिनियम। सो फ्रेंड, जो आज की हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ने वाले हैं ताज का शासन, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक, यानी हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति तक चला। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ताज के शासन में जो हमारा सबसे पहला अधिनियम पारित हुआ था उसका नाम है 1858 का भारत शासन अधिनियम, जो कि 1857 के विद्रोह के बाद इसका निर्माण किया गया और जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। और इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा गया। और इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और गवर्नर और क्षेत्रों और राजस्व संबंधी जितनी भी शक्तियां थे वह सभी ब्रिटिश राजशाही को स्थानांतरित कर दी गई, यानी ब्रिटिश राजशाही को ट्रांसफ़र कर दी गई। ब्रिटिश राजशाही मतलब ब्रिटिश ताज। तो उस समय जो महारानी थी उनका नाम था महारानी विक्टोरिया। तो फ्रेंड्स, इसका संपूर्ण अर्थ ये हुआ कि 1857 के विद्रोह के बाद में 1858 के भारतीय शासन अधिनियम का निर्माण हुआ, जिसे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और यह सिपाही विद्रोह भी इसको कहा जाता है। और यह अधिनियम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम था और इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण अधिकार जो थे वह समाप्त हो गए और गवर्नर और क्षेत्रों और राजस्व संबंधी जितनी भी शक्तियाँ थी वह सभी ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। जो हमारी पहली विशेषता है कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश ताज, यानी उस टाइम जो महारानी थी महारानी विक्टोरिया, उनके हाथों में सौंप दिया गया। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो भारत का शासन था पहले वह कंपनी के हाथों में था, पर 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश ताज के हाथों में सौंपा गया। तो ये थी हमारी पहली विशेषता। अब जान लेते हैं हमारी दूसरी विशेषता क्या है। दूसरी विशेषता में कहा गया है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। अतः इस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि ये अंतिम गवर्नर जनरल कहलाए भारतीय शासन अधिनियम में, और प्रथम वायसराय जो थे वो भी लॉर्ड कैनिंग ही बने। अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बने, तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ये थी हमारी दूसरी विशेषता। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी विशेषता की। तीसरी विशेषता ये है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। और हमारी चौथी विशेषता जो है कि इस अधिनियम के तहत 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का गठन किया गया। उन 15 सदस्यों में से 8 सदस्यों को ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया और 7 सदस्यों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लिया गया। तो ये थी हमारी चौथी विशेषता, जिसमें कि 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का गठन हुआ और जो उनके सदस्य थे उनको कहाँ कहाँ से लिया गया वो हमने पढ़ चुके हैं। अब हमारी पांचवी विशेषता है कि भारत में संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। यानी कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य की नियुक्ति की गई, जो कि भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। और जो ये सचिव थे वे ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, जिसका कि भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण था।
तो अंततः कह सकते हैं कि उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरों के विषय में। तो इसका संपूर्ण अर्थ ये हुआ कि 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, और जो सचिव थे वह ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे और अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे, और इनका जो कि भारत के संपूर्ण शासन पर पूरा नियंत्रण था। तो कह सकते हैं कि भारत के राज्य सचिव का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता था, वह चाहे नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरों के विषय में। तो ये थी हमारी 5वीं विशेषता। अब हम बात करते हैं हमारी 6वीं विशेषता की, जिसमें कहा गया है कि भारतीय राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया, जो कि एक सलाहकार समिति थी, और परिषद का जो अध्यक्ष जिसे बनाया गया वह भारतीय राज्य सचिव को ही बनाया गया, तथा इस कानून या इस अधिनियम के तहत भारतीय राज्य सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो कि एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ इस अधिनियम के तहत। तो यानी कि ये थी हमारी 6वीं विशेषता, जिसमें कि भारतीय राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया, जो कि एक सलाहकार समिति कहलाई, और जो उस परिषद के अध्यक्ष थे वे भारतीय राज्य सचिव को बनाया गया उस परिषद का अध्यक्ष, और जो परिषद का गठन किया था जो वो कि एक निगमित निकाय थी, और जिसे कि भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ इस अधिनियम के तहत। हमारी जो 7वीं विशेषता है कि इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दो द्वैत शासन प्रणाली हमने पिट्स इंडिया एक्ट में शुरू हुई थी वो पढ़ी थी, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट हमारा 1784 में हुआ था, जो कि 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत इन द्वैत प्रशासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इनको इस प्रणाली में इस अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। तो ये थी हमारी 1858 का हमारा भारतीय शासन अधिनियम, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि इसमें कंपनी का शासन जो था भारत का शासन जो था वह कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश ताज के हाथों में दिया गया, और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, और दूसरी विशेषता में हमने जाना कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, और जो वायसराय था उसको भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया, और इस समय के जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल कहलाए, और फिर जो नाम बदलकर जब प्रथम वायसराय जो बने वो भी लॉर्ड कैनिंग बने। ये थी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता में हमने जाना कि भारतीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई इस अधिनियम के द्वारा। चौथी विशेषता में 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का गठन किया गया, जिनमें से 8 सदस्यों को ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया और 7 सदस्यों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लिया गया। और 5वीं विशेषता में हमने जाना कि भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। जो राज्य सचिव थे वे ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे और अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे, और उनका भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण था। तो अंत में कह सकते हैं कि राज्य सचिव का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता था, वह चाहे किसी नीति के विषय में हो या अन्य किसी और विषय में। 6वीं विशेषता में हमने जाना कि भारतीय राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो कि एक सलाहकार समिति थी, और जिस परिषद का जो अध्यक्ष जिसे बनाया गया वह भारतीय राज्य सचिव को ही बनाया गया, और जो ये परिषद का गठन किया था जो कि एक निगमित निकाय थी, जिसे कि भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त था। और 7वीं विशेषता में हमने जाना कि इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड्स, ये था हमारा 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। अब हम बात करते हैं 1861 से 1892 तक के जो भारतीय परिषद अधिनियम हुए थे उनको पढ़ते हैं, और साथ में इन अधिनियमों के बीच में अन्य जो अधिनियम पारित हुए थे उनको भी पढ़ते हैं। तो कि 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। तो
इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 और 1892 में नए अधिनियम पारित किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1861 की कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या हुआ और उसकी क्या भूमिका रही, क्या विशेषताएं, ये सभी चीज़ें अब हम जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो अब हम इस अधिनियम की विशेषताएं जान लेते हैं। पहली विशेषता है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, यानी कार्य संचालन की जो उनकी परिषद थी उसको बढ़ाया गया। और जो ये थी हमारी पहली विशेषता। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी विशेषता की कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में विभागीय प्रणाली का शुभारंभ किया और जिसके अंतर्गत, यानी इस विभागीय प्रणाली के अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था उसको, और इस विभाग में कौंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। तो ये थी हमारी दूसरी विशेषता। अब हमारी जो तीसरी विशेषता है कि वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, यानी कि वायसराय थे उनको आपातकाल में बिना काउंसिल की सिफारिश के अध्यादेश जारी करने के लिए एक अधिकार दिया गया, जो कि 1861 के अधिनियम के द्वारा। तो ऐसे अध्यादेशों की जो अवधि होती थी वह 6 महीने होती थी। तो ये थी हमारी तीसरी विशेषता। और हमारी चौथी विशेषता है कि बंगाल, उत्तर पश्चिम और पंजाब में 1862 और 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन किया, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। तो अब हमारी जो पांचवी विशेषता है, आप प्लीज़ यहाँ पर किया गया कर लीजिएगा। अब हमारी जो पांचवी विशेषता है कि इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, यानी कि इस अधिनियम ने जो था मद्रास और बम्बई इन प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ यानी कानून बनाने की शक्तियाँ इस अधिनियम के द्वारा दी गई, यानी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार से इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में हुआ था, तो उसके द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। यानी कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसमें केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो शुरू हुई थी उसको उलट दिया गया। और फिर जब 1833 के जब चार्टर अधिनियम हुआ था 1833 का, तो उसके साथ ही यह अपने चरम पर पहुंच गया। तो इसी विधायी विकास की नीति के कारण ही 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त हुई। आई होप आप समझ चुके होंगे। ये थी हमारी पांचवी विशेषता। अब हम बात करते हैं हमारी छठवीं विशेषता की कि इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी
सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और जो वायसराय थे उनको कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में वे नामांकित कर सकते थे। यानी ये अधिकार इस अधिनियम के द्वारा दिया गया। तो जो कि 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय थे उन्होंने 3 भारतीयों को मनोनीत किया, जो पहले हैं बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा और तीसरे हैं सर दिनकर राव, जिनको कि विधान परिषद में मनोनीत किया। तो ये थी हमारी 6वीं विशेषता। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसमें कि हमने जाना कि इस अधिनियम ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया और लॉर्ड कैनिंग ने जो कि 1859 में विभागीय प्रणाली शुरू करी, उसके अंतर्गत वायसराय की जो परिषद का एक सदस्य होता था उसे एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था और इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार भी दिया गया। और हमारी जो तीसरी विशेषता में हमने जाना कि वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुष्टि के यानी बिना सिफारिश के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार दिया गया और ऐसे अध्यादेशों की जो अवधि रखी गई वह 6 महीने रखी गई। चौथी विशेषता में हमने जाना कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में जो विधान परिषद का गठन हुआ, जो 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। और जो हमारी 5वीं विशेषता थी कि जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ उनसे छीन ली गई थी, उन्हें पुनः वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण जो है आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त हुई। और जो हमारी 6वीं विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो वायसराय को कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित करने की शक्ति भी दी गई, जो कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो कि वायसराय थे उन्होंने 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत भी किया। तो ये था हमारा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं जो भारतीय परिषद अधिनियम के बाद में जो हमारा अधिनियम हुआ था उसका नाम है 1873 का अधिनियम। जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ। तो इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। यानी इस अधिनियम के तहत ये तय किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी किसी भी समय भंग किया जा सकता था। तो ऐसा 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। यानी ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया, तो हमारा आंसर होगा 1 जनवरी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 1873 का अधिनियम, जिसमें कि हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। ये प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया, जो कि 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। अब चलिए अब हम बात करते हैं अपने शाही उपाधि अधिनियम, जो कि 1876 एडी में हुआ था। तो जानेंगे रॉयल टाइटल एक्ट में क्या हुआ। तो रॉयल टाइटल एक्ट में गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद ने 6ठे सदस्य की नियुक्ति की और उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य भी सौंप दिया गया। तो और शाही उपाधि अधिनियम के अंतर्गत 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा पत्र द्वारा ब्रिटिश की जो महारानी जो थी, इनका नाम था महारानी विक्टोरिया, उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। और जिससे कि इस अधिनियम के द्वारा ही भारत सरकार का औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार में अंतरण जो था मान्य हो गया। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट है कि अगर हमसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आए कि भारत की साम्राज्ञी ब्रिटिश महारानी को कब बनाया गया, तो हमारा
आंसर होगा 28 अप्रैल 1876 ईस्वी। बात करते हैं हमारे 1892 एडी के जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं वह जान लेते हैं। तो पहली विशेषता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में ज़्यादा यानी कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो थी उसको बढ़ाया गया, लेकिन जो बहुमत होता था वह सरकारी सदस्यों का ही रहता था। तो ये थी हमारी पहली विशेषता। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी विशेषता की कि विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार भी इस अधिनियम के द्वारा दिया गया। तो ये दूसरी विशेषता थी हमारी। अब तीसरी विशेषता है कि इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, और लेकिन इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, इसीलिए इसे निश्चित निकाय की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। यानी कि इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, इसलिए इसे निश्चित निकाय की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। और चौथी विशेषता है कि केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। यानी कि केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए जो वायसराय की शक्तियाँ थीं उनका प्रावधान था केंद्रीय विधान परिषद में और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसमें हमने जाना कि इसमें केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में जो सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई गैर सरकारी सदस्यों की, तो संख्या को बढ़ाया गया, पर लेकिन जो बहुमत होता था वह सरकारी सदस्यों का ही रहता था। दूसरी विशेषता में हमने जाना कि विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार भी उनको दिया गया। तीसरी विशेषता में हमने पढ़ा कि अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली इस अधिनियम के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का, पर लेकिन इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, इसलिए इसे निश्चित निकाय की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। और जो हमारी चौथी विशेषता थी कि केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए जो वायसराय की शक्तियाँ थीं उनका प्रावधान था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे 1892 तक, हमारे भारतीय परिषद अधिनियम तक। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो 1909 में जो भारतीय सुधार अधिनियम जो हुआ था उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी टॉपिक या पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक या ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके आपको जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होंगी वो भी पता चलती रहेंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।